अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली इशू कॉस्ट की। देखिए, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे जिसमें सवाल ये बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फ़ंड्स की नीड है, यानी कि आप किसी प्रोजेक्ट में लेट्स एज्यूम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए या तो डेट या तो इक्विटी के ज़रिए, यानी कि किसी से या तो उधार लेकर या फिर नए शेयर्स इशू कर मार्केट में आप फंड्स ऑब्टेन करोगे। और साथ में वो बोल देगा कि एक इशू कॉस्ट है, वो आपको पे करनी है। इशू कॉस्ट की एक सर्टेन परसेंटेज होगी जो आपने बेयर करनी है, या जब आप अपनी इक्विटी को या डेट को इशू करोगे तो उसके अगेंस्ट एक सर्टेन परसेंटेज का अमाउंट डिडक्ट होगा, पे आउट होगा। या जिस तरह से जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चे होंगे। या जब हम डेट इशू करते हैं या डेट से पैसे लेते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं, तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस है, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस है, उसकी बात कर रहा होगा सवाल। उस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगी, किस तरह से आप इशू कॉस्ट मालूम करोगे, किस तरह से आप ये मालूम करोगे कि आपने कितने फंड्स आखिर बोरो करे हैं, उसके लिए कुछ हम डिस्कशन इस वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 1 से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ ऐसी एग्जाम्पल है कि जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 500,000। एज्यूम कर लें कि आपको 5 लाख रुपयों की, 5 लाख डॉलर की 500,000 की नीड है। 5 लाख चाहिए आपको किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी एक प्रोजेक्ट में ये फंड्स लगाने के लिए और फिर उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। इसके लिए आप ये 5 लाख रुपए कहीं से बोरो कर रहे हो। इशू कॉस्ट ऑन अमाउंट ऑफ फंड्स बोरोड 5%। अब जितना आप पैसा बोरो करोगे, जितना आप पैसा उधार पर लोगे, जितना आप इक्विटी के जरिए इशू कर इक्विटी के पैसे हासिल करोगे, 5% कहता है सवाल कि इशू कॉस्ट में चले जाएंगे। यानी कि इशुएंस का जो प्रोसेस होगा उसमें वो डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, पे करने पड़ेंगे, आपके पास, आपके हाथ में नहीं रहेंगे। अब अगर मुझे 5 लाख रुपयों की नीड है, अगर किसी प्रोजेक्ट में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और मुझे पता है कि 5% पैसा तो इशू कॉस्ट के जरिए माइनस हो जाना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 लाख का उधार लूंगा। क्यों सर? देखें ज़रा सुनिएगा। अगर मैं किसी बैंक के पास गया और मैंने जो है ना वो लोन लिया 5 लाख का, मैंने बैंक को बोला भाई मुझे जो है ना एक प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे लिहाजा जो है ना वो 5 लाख रुपए का उधार दे दें। ठीक है जी। मैंने बैंक को क्या बोला? मैंने बोला किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे 5 लाख रुपयों की नीड है, मुझे आप 5 लाख रुपए का उधार दे दें। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मेरे पास कैश फ्लोज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बैंक का बैलेंस है वो ज़ीरो है, 5 लाख रुपए आप मुझे उधार दे दें। अब यहाँ पर बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको 5 लाख रुपए उधार देते हैं, लेकिन अगर तो कंडीशन कुछ इस तरह की सवाल में लिखी हुई है कि इशू कॉस्ट ऑन अमाउंट ऑफ फंड्स बोरोड 5%, तो ऐसा होगा कि जब आप बैंक से 5 लाख रुपए उधार लेंगे, बैंक बोलेगा कि भाई आप ये 5 लाख रुपए आपने उधार तो हमसे ले लिया, हम आपसे इंटरेस्ट तो इसी 5 लाख पर चार्ज करेंगे। अलबत्ता आप ये 5 लाख रुपए घर थोड़ी लेकर जा सकते हैं। आपने अभी अभी ये लोन लिया है, उसकी प्रोसेसिंग की या उसकी मे बी कोई रजिस्ट्रेशन की या कोई XYZ इशुएंस की कोई कॉस्ट है और वो आपको पे करनी है, और वो जितना अमाउंट आपने लिया है उसका 5% है। तो होगा कुछ इस तरह का कि अगर मैंने 5 लाख ही बोरो करे तो 5 लाख का 5% यानी कि 25,000 रुपये तो डिडक्ट हो जाएगा, 25,000 रुपये माइनस हो जाएगा, और जो नेट मेरे हाथ में आएगा, जो नेट मुझे मिलेगा बैंक की तरफ से, जो अमाउंट मेरे पास मुझे मिल रहा होगा, मुझे हासिल हो रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 4,75,000 रुपये होगा। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे फंड्स 5 लाख बोरो करने थे, इस प्रोसेस से अगर मैं बैंक के पास गया और 5 लाख लिए तो मेरे पास तो हाथ में 4,75,000 आएंगे, और मैं ये प्रोजेक्ट तो अंडरटेक कर ही नहीं सकूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में है 4,75,000 और चाहिए 5 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए जब कभी इशू कॉस्ट होगी ना, तो जनरली आपकी जो बोरोइंग होगी, जो आप फंड्स हासिल कर रहे होगे या जो आप लोन ले रहे होगे या जो इक्विटी के जरिए आप पैसे हासिल करना चाह रहे होगे, वो 5 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। और इस तरह से होने चाहिए कि 5 लाख में से ज़्यादा, इतने ज़्यादा होने चाहिए कि उसमें से जब इशू कॉस्ट डिडक्ट हो जाए तो आपके पास नेट 5 लाख रुपए हाथ में बचने चाहिए। लिहाजा ये जो मैंने वर्किंग करी, ये वर्किंग जो है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए करी कि ऐसा नहीं है
कि अगर मुझे 5 लाख रुपयों की नीड है तो मैं 5 लाख ही बोरो करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जितना बोरो करता है उसका 5% डिडक्ट हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ रेशियोज भी अगर हम इसको लिखें तो लेट से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बैंक से 100 रुपये बोरो करता हूँ तो बैंक 5 रुपये रख लेता है और 95 रुपीज़ मुझे देता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि मेरी टोटल बोरोइंग किस तरह से कैलकुलेट हो सकती है, क्या होगी। 5 लाख रुपए मुझे नेट हाथ में चाहिए, सारी डिडक्शन के बाद, इशू कॉस्ट के माइनस हो जाने के बाद मेरे हाथ में मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए ताकि मैं प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकूं। सर इसका मतलब ये हुआ कि नेट अमाउंट आपको 5 लाख चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे ग्रॉस अमाउंट नहीं। ग्रॉस अमाउंट का क्या मतलब है सर? ग्रॉस अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जिसमें से इशू कॉस्ट माइनस होनी है, वो मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे नेट अमाउंट 5 लाख चाहिए। यानी कि सारी डिडक्शंस के बाद मेरे हाथ में 5 लाख रुपए होने चाहिए, इसको हम कहते हैं नेट अमाउंट। अब अगर मुझे नेट अमाउंट 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं ये कैसे मालूम कर सकता हूँ कि मुझे कितना लोन लेना होगा? देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज आप एक कैलकुलेशन कर चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ रेशियोज आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया कि हर 100 रुपये में 5 की होती है इशू कॉस्ट, 95 हाथ में बचता है। तो 100 के हिसाब से मैंने एक रेशियोज ड्राफ्ट कर लिया अपने पास कि 100 रुपये अगर मैं लोन लेता हूँ, 5 रुपये इशू कॉस्ट होगी, 95 मेरे हाथ में बच जाएंगे। ये 95, ये जो रेशियो आपने सेटअप किया ना, अब ये 5 लाख रिप्रेजेंट्स 95 पोर्शंस एंड यू हैव टू ग्रॉस इट अप टू ब्रिंग इट टू 100 पोर्शंस। 5 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 95 हिस्सों को, 5 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 95 हिस्सों को। और आपने अगर 100 हिस्सों की वैल्यू ढूंढनी है तो तरीका बड़ा सिंपल और आसान है, और वो ये है कि ये जो 5 लाख है ये 100, ये 95 हिस्से हैं। 5 लाख 95 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रेशियोज के हिसाब से 100, 5 और 95 करें तो ये 95 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहा है। आप 5 लाख को 95 से डिवाइड कर दो। आप 5 लाख को 95 से जब डिवाइड करोगे एक हिस्से की वैल्यू आएगी। 5 लाख डिवाइडेड बाई 95 एक हिस्से की वैल्यू आएगी। अब अगर आपने 100 हिस्सों की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 लाख डिवाइडेड बाई 95 एक हिस्से की वैल्यू आएगी। 5 लाख डिवाइडेड बाई 95 एक हिस्से की वैल्यू आएगी। आपको 100 हिस्से चाहिए, ग्रॉस अमाउंट चाहिए, बोरोइंग कितनी होगी वो चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और सर अगर किसी सवाल में मुझे इशू कॉस्ट की जरूरत हो तो 5 लाख अगेन 95 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लाख 95 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 लाख 95 हिस्से। और अगर आपको 5 हिस्से मालूम करने हैं तो आपने 95 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपकी इशू कॉस्ट है। अच्छा सर, इसको ज़रा टैली भी करें, या चलें आप अगर ये कह रहे हैं कि ये ग्रॉस अमाउंट है तो मुझे चेक करवा कर बताएं कि इसका 5% जो है वो 26,315.79 ही होगा। देख लेते हैं भाई, ये अमाउंट अगर आप बोरो करते हो और इशू कॉस्ट जो है वो बोरोड अमाउंट का 5% है तो 526,315.79 का 5% आपकी इशू कॉस्ट होगी। 526,315.79 का 5% जो बनता है वो बन जाता है 26,315.79। और आपके हाथ में क्या बचेंगे? इतना लोन लिया, इतने तो बैंक ने माइनस कर दिए, बोला सारी प्रोसेसिंग में ABCDEFG के चार्जेस लग गए। आपके हाथ में बैंक ने दे दिए 5 लाख रुपए, वो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिए। ये थी पहली एग्जाम्पल जिसको आप अच्छे से देख कर फिर आगे बढ़िएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ था इशू कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ फंड्स बोरोड। जो उधार तुम लोगे, जितने रुपए का उधार तुम लोगे, इशू कॉस्ट जो होगी उसका 5% होगी। तो अब मैं उधार कितना लूंगा? 526,316। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरे सवाल में कहीं पे भी किसी भी एंगल में लोन वोन की कैलकुलेशन होगी, वैक की कैलकुलेशन होगी, या कहीं पर कोई लोन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, इस तरह की कोई बात होगी, तो वो 526,316 पर सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, रादर देन कि वो 5 लाख पर अप्लाई हो, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 5 लाख रुपए, इशू कॉस्ट यहां पर भी है, इशू कॉस्ट यहां पर भी है, लेकिन एक अनोखा सा सवाल है। बोलते हैं इशू कॉस्ट ऑन अमाउंट ऑफ नेट फंड्स नीडेड, यानी कि जो नेट फंड्स है ना, इशू कॉस्ट उसका 5% होगी। अच्छा, आमतौर पर ऐसी ट्रीटमेंट या ऐसा सवाल नहीं आता, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने दिमाग जो है उसको खोल रहे हैं, हम मजीद जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो व्हाट इफ क्या ऐसा कोई बैंक बोले कि भाई जितना आपको लोन चाहिए इशू कॉस्ट उसका 5% होगा, या आपको जो फंड्स नीडेड है, जो अमाउंट नीडेड है इशू कॉस्ट उसका 5% होगी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। अच्छा, मुझे मालूम है कि कुछ इशू कॉस्ट भी होती है। अब इस केस में वो बोल रहा है जो फंड्स तुम्हें चाहिए इशू कॉस्ट उसका 5% होगी,
जो फंड्स तुम्हें चाहिए इशू कॉस्ट उसका 5% होगी। तो सर इस केस में मैंने लोन कितना लिया होगा? देखिए आपको फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं, फंड्स रिक्वायर्ड जो है मेरे वो है 5 लाख रुपए। मैं गया बैंक, मैंने बैंक को बोला कि भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए किसी प्रोजेक्ट में लगाने, कुछ काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कोई मशीन खरीदनी है और 5 लाख रुपए की वो मशीन आएगी। बैंक ने बोला ठीक है हम 5 लाख रुपए आपको देंगे, लेकिन इस पर 5% फीस लगेगी, इस पर 5% फीस लगेगी। समझ रहे हैं डिफरेंस? पहले केस में क्या था, इशू कॉस्ट ऑन अमाउंट ऑफ फंड्स बोरोड, जो बोरो करोगे इशू कॉस्ट उसका 5% होगी। यहां पर वो कह रहे हैं जो चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए इशू कॉस्ट उसका 5% होगी। तो वो बोलेगा कि भाई इशू कॉस्ट होगी और इशू कॉस्ट होगी ना वो 5 लाख का 5% होगी, लिहाजा आपको जो टोटल बोरोइंग करनी पड़ेगी या जो आप लोन लेंगे वो 5,25,000 होगा। आप 5,25,000 रुपए का लोन लेंगे, 5,25,000 में से 25,000 रुपए माइनस कर देंगे हम, ये पूरा प्रोसेस चलाने के लिए, आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए, आपकी क्रेडिट रेटिंग देखने के लिए, आपके फॉर्म भरने के लिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस पूरी करने के लिए, और आपको आपके हाथ में हम 5 लाख रुपए दे देंगे। इस केस में और पहले केस में बहुत फ़र्क है। इस केस में जो इशू कॉस्ट है वो उस अमाउंट पर है जो अमाउंट आपको चाहिए, टेक होम नेट अमाउंट। अच्छा ये एक अनोखा केस था इसलिए नेट अमाउंट पर था, जनरली बोरोड अमाउंट्स पर होता है, आप बोरोइंग करते हो उस पर एक इशू कॉस्ट माइनस हो रही होती है। तो खैर मैंने दोनों केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस सेकंड केस में आप लोन कितना लेंगे? इस सेकंड केस में जो मैं लोन लूँगा वो 5,25,000 रुपये लूँगा, इसलिए क्योंकि 5,25,000 का जो लोन होगा उसमें से 25,000 माइनस हो जाएंगे और फिर जो बच जाएंगे वो मैं अपने घर ले जाऊँगा और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूँगा। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगेन रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 500,000, इशू कॉस्ट ऑन अमाउंट ऑफ फंड्स बोरोड 5%, इशू कॉस्ट होगी वो जो बोरो किया है उस पर 5% होगी। इशू कॉस्ट टू बी पेड फ्रॉम एक्सेस कैश विच द कंपनी हैज विद इट। इशू कॉस्ट जो होगी उसकी पेमेंट कंपनी के पास कुछ कैश है उसके जरिए कर दी जाएगी, यानी कि यहां पर इशू कॉस्ट के लिए लोन नहीं लिया जा रहा। अच्छा केस नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3 की वर्डिंग्स और एग्जाम्पल नंबर 1 की वर्डिंग्स सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एंड में लिखा हुआ है कि इशू कॉस्ट टू बी पेड फ्रॉम एक्सेस कैश विच द कंपनी हैज विद इट। यानी कि कंपनी ने बैंक को बोला कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, बैंक ने बोला ठीक है 5 लाख रुपए चाहिए, जितने आप बोरो करोगे उसका 5% तो डिडक्ट हो जाएंगे इशू कॉस्ट में, तो आप 5 लाख से ज़्यादा बोरो करना। आपने 5 लाख से ज़्यादा बोरो करे, आपने 526,315.79 से एक रिवर्स कंप्यूटेशन करी कि भाई इसमें से 5% डिडक्ट होगा और मैं 5 लाख घर पर लेकर जाऊंगा, यानी कि ऊपर वाली वर्किंग जो है ना ये वाली, ये आपने एज इट इज़ करी इशू कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। देखिए आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला भाई अगर आपको नेट 5 लाख रुपए चाहिए, अगर आपको नेट 5 लाख रुपए चाहिए तो हमारे हिसाब से आपको जो लोन लेना चाहिए वो इसको 95 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, इतना लेना चाहिए, इतना लोन ले। बैंक ने आपको बोला भाई 526,316 का लोन ले ताकि उसमें से 5% आपका हम माइनस करें और फिर आपको जो है ना वो 5 लाख रुपए दे दें। अब यहाँ पर ऑल्दो इशू कॉस्ट जो है वो इसी का 5% है, लेकिन बैंक को मैंने ये कहा कि जितनी आपकी इशू कॉस्ट बनती है वो पैसे आप मुझसे कैश में ले सकते हैं, कैश ले लें। तो बैंक ने क्या कहा, बैंक ने कहा ठीक है आप हमें 26,315.79 जो इशू कॉस्ट का अमाउंट बनता है वो कैश में दे दें और आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं, एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, उससे आप पे ऑफ कर दें। लिहाजा हम आपको 526,315.79 का उधार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ये 526,315.79 का उधार तो तब दे रहे थे जब आप कंगाल होकर आ रहे थे, जब आप बोल रहे थे कि इशू कॉस्ट का भी उधार लूंगा, लेकिन अब आप इशू कॉस्ट का उधार नहीं ले रहे, आप 5 लाख का ही उधार ले रहे हैं। ये जो डिफरेंस बन रहा है ये आप कैश में हमें दे रहे हैं, लिहाजा आप ये हमें कैश में दे दें। आपने ये अमाउंट अगर कैश में पे कर दिया, अगर आपने ये अमाउंट उसी वक्त कैश में पे कर दिया तो आपने 526,315.79 का उधार तो नहीं लिया ना, आपने कितना उधार लिया, आपने 5 लाख का ही उधार लिया। तो सर इस केस में लोन का अमाउंट क्या होगा, इस केस में लोन का अमाउंट 5 लाख होगा। हाँ अलबत्ता आपने कैश से इशू कॉस्ट पे करी है और कैश से इशू कॉस्ट पे करोगे, इशू कॉस्ट होगी 26,315.79। तो इस तरह की कुछ ग्रॉसिंग अप के केसेस आपके पास मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुख्तलिफ सवालात में आ सकते हैं और आपकी इशू कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इशू कॉस्ट को आपको ग्रॉसअप करना हो सकता है, इशू कॉस्ट कितनी है वो आइडेंटिफाई करना हो सकता है।
और फिर इस इशू कॉस्ट को एक्सपेंसेस में लेकर जाना हो सकता है, या बहुत सारी दूसरी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर इशू कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करा। ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिकली बहुत सारी मुख्तलिफ और भी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, हज़ारों लाखों तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि इशू कॉस्ट उसका 2% होगी, 2% का 2% होगी, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। बहरहाल एक बेसिक से केस के हिसाब से हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3 से ये समझा कि इशू कॉस्ट क्या है, और इशू कॉस्ट की वजह से हमारा लोन का अमाउंट, हमारी जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उससे ज़्यादा कैसे हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सारी चीज़ें नोट करिएगा, लिखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।